हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MMBS। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ऑल अबाउट लैंग्वेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि नेटिव लैंग्वेज क्या है, नेशनल लैंग्वेज क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक ज़ुबान को कैसे सीख सकते हैं, और आप ये भी सीखेंगे कि ऐसी कौन सी ज़बान है जिनको अगर हम सीख लें तो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है और हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली तरक्की आएगी अगर हम इस ज़बान को सीख लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। लैंग्वेज क्या है दोस्तों? द सोर्स, मैं मुख्तसर तारीफ करूंगा, द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी राबते का एक जरिया। सोर्स का मतलब है जरिया, कम्युनिकेशन का मतलब है राबता। लैंग्वेज जिसको हम उर्दू में ज़बान कहते हैं, एक ज़बान होता है राबते का एक जरिया। दोस्तों, दुनिया में तकरीबन 195 ममालिक हैं और इसमें बोली जाती है 7164 ज़बानें। तो क्या एक आदमी को 7000 ज़बानें सीखनी चाहिए राबते के लिए? नहीं दोस्तों। देखो, दो चीज़ों को आप समझ लें। इसमें नंबर एक है कास्ट और दूसरा है नेशन। मैं यहाँ लिखूंगा, कास्ट का मतलब भी है कौम और नेशन का मतलब भी है कौम। दोनों कौम का मानी देता है, लेकिन कास्ट और नेशन में फ़र्क है। कास्ट होता है एक रीजन में, एक इलाके में जो लोग रहते हैं, उनकी जो रिवाजें होती हैं, उनकी जो ज़बान होता है, इनको कास्ट कहते हैं। और नेशन होता है एक मुल्क में जो लोग रहते हैं और इसमें जो मुख्तलिफ कास्ट रहते हैं, इनको जो है नेशन कहते हैं। दोस्तों, चलो सीखते हैं नेटिव लैंग्वेज क्या है। नेटिव का मतलब है मादरी। नेटिव लैंग्वेज का मतलब है मादरी ज़बान। मादरी ज़बान क्यों कहते हैं इसको? दोस्तों, इसको आप मदर टंग भी कह सकते हैं। मैंने मुख्तसर तारीफ की है, द लैंग्वेज दैट अ पर्सन एक्वायर्स, ज़बान जो एक शख्स हासिल करता है इन अर्ली चाइल्डहुड बिकॉज इट इज़ स्पोकन इन द फैमिली, इब्तदाई बचपन में, क्योंकि ये एक ख़ानदान में बोली जाती है। वो ज़बान जो एक ख़ानदान में बोली जाती है, एक कास्ट में बोली जाती है, माँ से सीखने वाली ज़बान को नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। माँ जो ज़बान बोलती है, सबसे पहले जो बच्चे को सिखाती है, उस ज़बान को नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज है पश्तो, हम पश्तो बोलते हैं। इसी तरह और नेटिव लैंग्वेजेस हैं हमारे मुल्क में, जैसे पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है वगैरह, और बहुत सी ज़बानें हैं, इनको नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर है नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज क्या है? नेशनल लैंग्वेज को उर्दू में कहते हैं कौमी ज़बान। कौमी ज़बान इसको क्यों कहते हैं, मैंने मुख्तसर तारीफ की है। द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन बाय अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन, ज़बान जो बोली जाती है बाय अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, एक बड़े हिस्से की आबादी से, ऑफ अ कंट्री, एक मुल्क के। वो ज़बान जो एक मुल्क के बड़े हिस्से की आबादी बोलती है उसको नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। जाहिर सी बात है, एक मुल्क में मुख्तलिफ कास्ट रहते हैं। अब नेटिव लैंग्वेजेस अलग है, तो इनके दरमियान राबते के लिए नेशनल लैंग्वेज बनाया गया है जिसको हम कौमी ज़बान कहते हैं। और हमारी कौमी ज़बान है उर्दू। उर्दू के ज़रिए से हम एक दूसरे के मुख्तलिफ कास्ट जो है वो एक दूसरे के साथ राबते करते हैं। तीसरे नंबर पर है इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है? इसको उर्दू में कहते हैं बैनुल अक़वामी ज़बान। द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन, ज़बान जो बोली जाती है बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स, मुख्तलिफ लिसानी पस मंज़र के लोगों से, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग देम, उनके दरमियान राबते को आसान करने के लिए। दोस्तों, मुख्तलिफ लिसानी बैकग्राउंड के लोगों के दरमियान राबते को आसान करने के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया गया है।
अब नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्या फ़र्क है दोस्तों? नेशनल लैंग्वेज एक मुल्क में बोला जाता है, मुल्क से हटकर दूसरे ममालिक में आप नहीं बोल सकते। अब उन लोगों के दरमियान दूसरे ममालिक के लोगों के साथ राबते करने के लिए आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना पड़ता है दोस्तों। सबसे अहम लाजमी ज़बान जो है एक इंसान में तरक्की लाने के लिए, अपने आप में तरक्की लाने के लिए, तब्दीली लाने के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज का सीखना बहुत लाजमी है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। मैं आगे पॉइंट से इंशाल्लाह बताऊंगा कि इंग्लिश का सीखना क्यों अहम है और इसके ज़रिए से तरक्की कैसे एक इंसान में आएगी, एक शख्स में आएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इसको उर्दू में कहते हैं सरकारी ज़बान। द लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टेड बाय अ कंट्रीज गवर्नमेंट, द लैंग्वेज ज़बान दैट इज एक्सेप्टेड, जो कबूल किया जाता है बाय अ कंट्रीज गवर्नमेंट, एक मुल्क के गवर्नमेंट से, इज टॉट इन स्कूल्स यूज्ड इन द कोर्स ऑफ लॉ ETC, स्कूलों में पढ़ाया जाता है और कोर्स ऑफ लॉ में इस्तेमाल किया जाता है वगैरह वगैरह, और भी बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ऑफिशियल सरकारी ज़बान है दोस्तों। सरकारी ज़बान वो ज़बान होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से जब आवाम को इतला मिली जाती है, जब किसी डिपार्टमेंट को इतला मिलती है तो वो सरकारी ज़बान के ज़रिए से गवर्नमेंट इतला देता है। जैसे गवर्नमेंट में कानून पास होता है या नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आता है आवाम के लिए, किसी डिपार्टमेंट के लिए, तो वो होता है सरकारी ज़बान में। अब हमारी सरकारी ज़बान क्या है? हमारी सरकारी ज़बान भी इंग्लिश है और इंटरनेशनल ज़बान भी इंग्लिश है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमारी सरकारी ज़बान नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू है। नहीं दोस्तों, हमारी सरकारी ज़बान भी इंग्लिश है और इंटरनेशनल ज़बान भी इंग्लिश है, इसलिए इंग्लिश का सीखना अहम है। वीडियो को आखिर तक देखें। मैं पॉइंट से बताऊंगा कि इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश सीख ले तो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आएगी। 4 ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों जिसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब जॉब को हासिल करने के लिए सबसे पहले एजुकेशन हासिल करना होता है। एजुकेशन को आप कैसे हासिल करेंगे दोस्तों? अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप एजुकेशन को आसानी से हासिल कर सकते हैं। हमारे मुल्क में, हमारे निज़ाम में सबको अच्छी तरह से पता है कि कच्ची से लेकर मास्टर डिग्री तक इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। इंग्लिश खुद एक सब्जेक्ट है और कंपलसरी है। इसके अलावा इंग्लिश इस्तेमाल हुआ है सारे सब्जेक्ट्स में। हमारे सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश ज़बान में हैं, जैसे साइंस है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है। सारे सब्जेक्ट्स उर्दू और इस्लामियात के अलावा सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं। अब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इन सब्जेक्ट्स को आप आसानी से नहीं समझ सकते। दोस्तों, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। इम्तिहानात में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, टेस्ट, आपने सबसे पहले टेस्ट देना होगा टीचर बनने के लिए। तो टेस्ट में भी सबसे पहले कंपलसरी है, नेसेसरी है इंग्लिश। आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप टेस्ट पास नहीं कर सकते, आप टीचर नहीं बन सकते। फर्ज करें अगर आप एक टीचर बन भी जाए तो आप सब्जेक्ट्स को आसानी से नहीं पढ़ा सकते। इसी तरह से अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ETC वगैरह और जो भी जॉब आप हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखना होगा। दूसरे नंबर पर है बिजनेस। बिजनेस में भी इंग्लिश इस्तेमाल होता है। वो कैसे दोस्तों? तो बिजनेस एक तो होता है छोटा बिजनेस हम करते हैं, एक होता है बड़े हाई लेवल का बिजनेस। अगर एक शख्स बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसको फॉरेन जाना पड़ता है। फॉरेन में आप, बैरूनी मुल्क में आपको इंग्लिश बोलना होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों की अलग ज़ुबान होती हैं। वो आपके साथ आपके नेटिव लैंग्वेज में या कौमी ज़बान में रब्ता नहीं कर सकते। वो आपके साथ रब्ता करेंगे इंटरनेशनल ज़बान में। इंटरनेशनल ज़बान इंग्लिश है। वो डायरेक्टली आपके साथ बात करेंगे इंग्लिश में। इसी तरह से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, यानी चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, इसमें भी इंग्लिश इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिस बंदे से आप ट्रेड करते हैं वो आपके साथ इंग्लिश बोलेंगे। इसी तरह से स्टे का मतलब क्या है? क़याम करना। अब दूसरे मुल्क जाकर वहाँ आपने स्टे करना होता है, तो स्टे करने के लिए वहाँ आपके साथ लोग, या आप होटल में स्टे करेंगे या आप फ्रेंड्स के घर स्टे करेंगे, वहाँ पर से भी आपके साथ वेटर है, जो भी है आपके साथ इंग्लिश बोलेगा। इसी तरह से निगोशिएशन, अब बिजनेस के लिए आपने निगोशिएशन करना पड़ता है। निगोशिएशन आप करेंगे। निगोशिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? निगोशिएशन का मतलब है
मुज़ाकरात यानी बातचीत, जिस चीज़ के बारे में आप बातचीत करते हैं, ट्रेड करते हैं, डील करते हैं, उसमें भी आपने इंग्लिश बोलना होगा। वो जो बंदा है वो आपके साथ इंग्लिश बोलेगा। इसी तरह से तीसरे नंबर पर है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में भी इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, ETC वगैरह वगैरह। जो कमेंटेटर्स होते हैं, जो कमेंट्री तबसरे करते हैं गेम पर, स्पोर्ट पर, वो इंग्लिश में इंटरनेशनल ज़बान में कमेंट्री करते हैं ताकि सब समझ जाए। तो अब दो बंदे हैं, मैच को देखते हैं, एक को इंग्लिश आता है, दूसरे को नहीं आता है। जिसको इंग्लिश आता है वो अलग तरीके से एंजॉय करता है, क्योंकि उनको कमेंटेटर की वो कमेंट्री समझ आती है कि कमेंटेटर क्या बोल रहा है, मैच किस तरफ जा रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। इसी तरह से चौथे नंबर पर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में भी इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टिकटॉक है वगैरह वगैरह, ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो इन सब को समझने के लिए आपको इंग्लिश आना चाहिए। दोस्तों, अब आप इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं? इंग्लिश को आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट तो यह है, आपको एक लैंग्वेज सेंटर जाना होगा। वहाँ पर से एक अलग सा माहौल बनाया गया होता है। वहाँ माहौल में आप क्लासमेट के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, उनके साथ इंग्लिश बोलेंगे, तो आप इस तरह से सीख जाएंगे। टीचर भी आपके साथ इंग्लिश बोलेंगे, वो लेक्चर दे रहे होंगे इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सोशल मीडिया से भी इंग्लिश सीख सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर मुख्तलिफ बहुत से माहिरीन टीचर्स हैं, वो इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, तो आप उसमें भी सीख सकते हैं। मैं पॉइंट से बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में ये भी बताने जा रहा हूं कि आप इंग्लिश को कैसे आसानी से सीख सकते हैं। 4 ऐसे स्किल्स हैं जिसके ज़रिए हम एक ज़ुबान को सीख सकते हैं। इसमें नंबर 1 है लिसनिंग, दूसरा है रीडिंग, तीसरा है स्पीकिंग, चौथा है राइटिंग। लिसनिंग का मानी है सुनना, मैं मानी भी लिखूंगा, सुनना। रीडिंग का मतलब है पढ़ना, स्पीकिंग का मतलब है बोलना, और राइटिंग का मतलब है लिखना। तो इन 4 स्किल से हम एक जुबान को आसानी से सीख सकते हैं। जब हम बार बार सुनते हैं तो हम सीख सकते हैं। आपको अच्छी तरह पता है, एक बच्चा जब जुबान सीखता है तो वो 2-3 साल के लिए सुनता रहता है, उसके बाद वो बोलना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है। तो दूसरे नंबर पर है रीडिंग। रीडिंग पढ़ने से भी, अखबार पढ़ने से, किताब मुताला करने से भी आप जुबान को सीख सकते हैं। तीसरे नंबर पर है स्पीकिंग, बोलना, प्रैक्टिस करना, बार बार बोलना, एक जुबान में बात करना, तो आप बोलने से भी सीख सकते हैं। चौथे नंबर पर है राइटिंग। राइटिंग के जरिए से भी आप एक जुबान को सीख सकते हैं। बार बार जब आप लिखते हैं तो आप उसको सीख जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इन 4 स्किल्स को डिवाइड करूंगा। इन 2 को कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स और इन 2 को कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। दोस्तों, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम 2-3 साल के लिए सुने, रीडिंग करें या स्पीकिंग करें, राइटिंग करें एक ज़बान को सीखने के लिए। मेरे पास एक प्लान है, एक मंसूबा है। हम एक ज़बान को आसानी से सीख सकते हैं, खासकर हम इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक मंसूबा है, डायलॉग। डायलॉग क्या होते हैं? दोस्तों, डायलॉग का मीनिंग है मुकालमा। मैंने खुद तजुर्बा किया है, मेरा खुद अपना लैंग्वेज सेंटर है। इसमें मैं सबसे पहले शुरुआत में बिगिनर क्लास में मैं बच्चों के लिए डायलॉग बनाता था। तो डायलॉग जब मैं उनके लिए बनाता था, वो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करता था। तो दोस्तों, मैं इस चैनल में मैं डायलॉग्स बनाऊंगा, चंद डायलॉग्स बनाऊंगा। तो उन डायलॉग्स को आप सीख ले, उनकी प्रैक्टिस करें, या अगर आप उनको लिखना चाहते हैं आप उनको लिख भी सकते हैं, उन बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, खासकर लैंग्वेज सेंटर्स में और स्कूलों में भी आप पढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए आपने करना है क्रेम। आपने क्रेम लगाना है। क्रेम का मतलब क्या है? रटना है, आपने रटा लगाना है। रट्ठा लगाने का फायदा ये होगा कि आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे बार बार ये कहते हैं कि सर, जो अल्फाबेट्स होते हैं A B C ETC,
वगैरह वगैरह। ये सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज है कि ये किस चीज का आवाज देता है, बी किस चीज का, सी किस चीज का आवाज देता है। तो इन आवाजों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं दोस्तों, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। इनके अपने अलग से रूल्स हैं, उनको सीखने के लिए टाइम नहीं है दोस्तों। आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ए किस चीज का आवाज देता है, बी किस चीज का आवाज, सी। आप प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज नहीं होंगे। आप एक बार जब रटा लगाएंगे तो आप खुद ब खुद इसके आदी हो जाएंगे। आप ये इंग्लिश के जो अल्फाज हैं वो ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे।